नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पहली क्लास ले रहे हैं जो कि सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। यहां पर दोस्तों फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास आपको यहां पर क्वेश्चन से मिलेंगी। सभी प्रश्नों के आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां तक मुझे लगता है आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। गोगक है, गरसोप्पा है, शिव समुद्रम है या फिर येना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। जहां तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम जलप्रपात कहते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है, तो वो है गरसोप्पा। याद रखिएगा, गरसोप्पा को जोंग भी कहा जाता है, जोंग जलप्रपात भी कहा जाता है या फिर गरसोप्पा कह लीजिए। और साथ में याद रखना है आपको कि इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, गरसोप्पा को। सबसे पहला आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है, तो वो गरसोप्पा है और गरसोप्पा को ही महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। साथ में हम बात करेंगे कि कौन सी नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है और उसकी कितनी ऊंचाई है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जो चार विकल्प हैं इसमें सेम क्या है, इसमें एक जैसा क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। गोगक, शिव समुद्रम और गरसोप्पा, ये तीनों ही कौन से राज्य में स्थित है, ये तीनों ही कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए वन बाय वन जानकारी दूंगा। सबसे पहले गरसोप्पा की हम बात करेंगे। तो गरसोप्पा के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये जोग या फिर इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 255 मीटर। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात गरसोप्पा है। कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब गोगक के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि गोगक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि गोगक कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के बेलगांव में गोगक जलप्रपात स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये गोगक नदी पर ही स्थित है। यहाँ पर आपको नदी याद करने की आवश्यकता नहीं है, गोगक जलप्रपात गोगक नदी पर ही स्थित है। अब बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 54 मीटर। कितनी है, 54 मीटर। याद रखिएगा, गोगक जलप्रपात की जो ऊंचाई होगी वो 54 मीटर होगी। अब बात करते हैं शिव समुद्रम की। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात मैं आपको बता चुका हूँ, ये तीनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा ये कावेरी नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। कितनी है, 90 मीटर शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई है। अब बात करते हैं एना की। मैं आपको यहाँ पर तीनों जलप्रपातों के बारे में बता चुका हूँ कि तीनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर एना के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। एना मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है ये जलप्रपात, मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप स्थित है। कौन सी नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 183 मीटर। कितनी है, 183 मीटर। याद रखिएगा। देखिए इन चारों के बारे में आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात पूछे, यहाँ पर आपसे भारत का सबसे ऊंचा झरना के बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा है। साथ ही आपसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात पूछा। साथ में आपसे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन तीनों के बारे में जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो वो है कूचिकल जलप्रपात। कौन सा है, कूचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा झरना। देखिए झरना की बात हुई तो कूचिकल जलप्रपात आपका राइट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई के बारे में पूछे तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितनी है,
455 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये वराही नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, वराही नदी पर कुचिकल जलप्रपात है। साथ में यदि पूछे एग्जाम में कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये है एंजल जलप्रपात। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। एंजल जलप्रपात ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये करोनी नदी पर है। कौन सी नदी? करोनी नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 997 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे कि कौन सा है, तो ये हुंडरू है। कौन सा है? हुंडरू। कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। रांची झारखंड में लगता है। झारखंड राज्य के रांची में स्थित है। अब ये कौन सी नदी पर है? तो याद रखिएगा, ये सुवर्ण नदी पर स्थित है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। साथ में विश्व का बता चुका हूँ, एशिया का बता चुका हूँ, कौन सा झरना सबसे बड़ा है। ये सभी मैं आपको इस पहले ही जो मैंने यहाँ पर प्रश्न लिया है उसमें सभी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। तो आपको सभी को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कौन सा बांध पूछा गया है। गुरुत्वीय बांध पूछा गया है। कौन सा है? रिहद बांध है, कोयना बांध है, भाखड़ा बांध है, या फिर नागा अर्जुन बांध है। तो यहाँ पर देखिए, जो गुरुत्वीय बांध होता है ये सीमेंट का बना होता है और जो पानी होता है इसको डाइवर्ट करना इसका काम होता है। तो यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा भाखड़ा बांध होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि डायरेक्टली पूछा जाता कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा न्यूरेक बांध। न्यूरेक बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये ताजिकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये वक्स नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 304 मीटर है। कितनी है? 304 मीटर। यदि एग्जाम में पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, यदि गुरुत्वीय बांध पूछे तो ये भाखड़ा बांध है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले जानकारी दे रहा हूं आपको, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है न्यूरेक बांध। कहाँ पर स्थित है? एक बार फिर दोहरा देता हूँ, ये ताजिकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये वक्स नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 304 मीटर है। इसका निर्माण 1961 में हुआ था और इसका जो ख़त्म हुआ था काम वो सन 1981 में हुआ था। ये जानकारी आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे भाखड़ा बांध के बारे में। जो भाखड़ा बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये जो भाखड़ा बांध है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। विश्व का गुरुत्वीय जो बांध है ऊंचा, ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1948 में हुआ था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन 1963 में हुआ था। याद रखिएगा, शुरुआत 1948 में हुई थी और उद्घाटन 1963 में हुआ था। अब देखिए, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर और लंबाई है 520 मीटर। वैसे ऊंचाई की बात हो रही है तो ऊंचाई ही पूछेंगे। 226 मीटर याद रखिएगा, लंबाई 520 मीटर है। याद रखना हो तो याद रख सकते हैं। और साथ में आपको याद रखना है, यदि पूछे कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा बांध के बारे में बता दिया, गुरुत्वीय बांध के बारे में आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। यदि पूछे एग्जाम में कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। ये एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है। भारत का पूछे या फिर एशिया का पूछे, राइट आंसर आपका टिहरी बांध होगा। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अब बात करते हैं ये कौन सी नदी पर स्थित है। ध्यान से सुनिएगा, ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? भागीरथी और भिलंगना जो नदी है दोस्तों, इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ बांध है। कौन सा? टिहरी बांध।
इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। यदि पूछे कि टिहरी बांध को और किस नाम से जाना जाता है तो इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। कितनी है? 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैंने आपको बताया विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, साथ में भारत और एशिया का बांध बताया, और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर जो विकल्प में दिए हुए बांध है उसके बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं। रिहंद बांध, यहाँ पर देखिए रिहंद बांध के बारे में पूछा गया है। तो जो रिहंद बांध है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी पर स्थित है। कहाँ पर है? पिपरी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। अब बात करते हैं कौन सी नदी पर है, तो ये रिहंद नदी पर ही स्थित है, रिहंद बांध। और अब बात करते हैं कोयना बांध की। यहाँ पर देखिए कोयना बांध सेकंड विकल्प पे है हमारा। तो जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित है और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। वैसे तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन यदि पूछे कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो वो है कोयना बांध। कौन सी नदी पर है, तो ये कोयना नदी पर ही है कोयना बांध। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण 1863 में हुआ था। अब बात करते हैं नागा अर्जुन बांध की। नागा अर्जुन या फिर नागा अर्जुन सागर बांध ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है और ये एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। और बात करें कि ये किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर जो रिहंद बांध है ये रिहंद नदी पर स्थित है, कोयना बांध कोयना नदी पर स्थित है और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पर मैं आपको चारों विकल्पों को अच्छे से समझा चुका हूँ। तो आई होप जितने भी बांध मैंने आपको बताए हैं उसमें आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, लोकटक क्या है? लोकटक क्या है? घाटी है, नदी है, झील है या फिर पर्वतमाला है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। सरल सा प्रश्न है। जो लोकटक है दोस्तों ये एक प्रकार की झील है। क्या है? लोकटक झील है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर स्थित, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो जो लोकटक झील है ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में स्थित है। और मणिपुर में लोकटक का अर्थ क्या होता है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो लोकटक का अर्थ होता है मणिपुर में, लोक का अर्थ होता है नदी या फिर झरना, और टक या फिर ताक का अर्थ होता है अंत। याद रखिएगा, लोक का अर्थ वहाँ पर होता है नदी या झरना, और टक का अर्थ होता है या फिर ताक का अर्थ होता है अंत। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कहाँ पर है, तो ये मणिपुर राज्य में है यहाँ झील। और यहाँ अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने दीपों के लिए प्रसिद्ध है। यदि पूछे कि यहाँ जो झील है ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने दीपों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं, कुछ हट के बात करते हैं कि इस जो ये झील है दोस्तों इसके निकट एक राष्ट्रीय वन्य जीवन पार्क है, वो कौन सा है? तो इस झील के निकट केबुआ लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्यजीव पार्क है और यहाँ विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ पार्क। याद रखिएगा, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। कौन सा? केबुआ लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य जीवन पार्क। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो इसमें संगाई डियर पाए जाते हैं। और जो संगाई डियर है दोस्तों ये मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। याद रखिएगा, मणिपुर का राष्ट्रीय पशु कौन है? संगाई डियर है, जो कि इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में या फिर कौन से राष्ट्रीय वन्य जीवन पार्क में? तो ये केबुआ लामजाओ नामक राष्ट्रीय वन्य जीवन पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से याद कर लेना है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपोर्टेंट है। जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये किस खेल से संबंधित है? टेनिस से हैं, वॉलीबॉल से हैं, कुश्ती से हैं या फिर तैराकी से हैं? तो याद रखिएगा, जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये तैराकी खेल से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें तैराकी को बटरफ्लाई यानी कि तितली की सतह मुख्य रूप से आगे बढ़ने के लिए हाथों से पानी की सतह के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करना होता है। किसमें? बटरफ्लाई स्ट्रोक में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। यहाँ पर देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है, देहरादून में है,
चंडीगढ़ में है या फिर कानपुर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये क्रिकेट के लिए बनाया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो खेल होते हैं वो यहीं पर होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाए कि ग्रीन पार्क स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। साथ में इसमें जो दर्शक की क्षमता होती है, कितने दर्शक बैठ सकते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम में, तो इसमें 32,000, कितने बैठेंगे? 32,000 दर्शक बैठ सकते हैं, यानी कि जो क्षमता होगी इसकी वो 32,000 होगी। और एक और बात का ध्यान आपको रखना है कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है हमारा कि नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वहाँ है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो नेपानगर है ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए, उर्वरक के लिए, हई करथा के लिए, या फिर अखबारी कागज़ के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि जो नेपानगर है दोस्तों ये अखबारी कागज़ के लिए, अखबारी कागज़ उद्योग के लिए जाना जाता है नेपानगर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 4th वाला होगा। साथ में आपको पता होना चाहिए कि कागज उत्पादन के लिए सर्वप्रथम नेपानगर में कौन से मिल की और कब स्थापना हुई, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कागज उत्पादन के लिए सर्वप्रथम 1956 में नेपानगर में नेशनल न्यूज प्रिंटर पेपर मिल की स्थापना हुई। यहाँ पर देखिए कब हुई थी सर्वप्रथम स्थापना? 1956 में हुई थी। किसकी हुई थी नेपानगर में? तो ये नेशनल न्यूज प्रिंटर पेपर मिल की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देखिए अखबारी कागज़ की बात हो ही रही है तो कुछ बात आपको जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं यहाँ पर अखबारी कागज़ के बारे में पूछे। यदि आपसे पूछे कि साधारण कागज़ का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर बनते हैं, तो ये अमलाई में बनते हैं। करेंसी नोट के कागज़ का कारखाना कहाँ पर है, तो ये होशंगाबाद में है। करेंसी से याद आया कि आपसे बैंक नोट प्रेस के बारे में पूछा जा सकता है कि बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो बैंक नोट प्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 1974 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? देवास में। यहाँ पर 5, 10, 20, 50, 100 तथा 500 के नोट छापे जाते हैं। कहाँ पर? देवास में, बैंक नोट प्रेस में। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? देवास में। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि नेपानगर कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ये सभी जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सभी बातों को ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है। अमीर खुसरो, उस्ताद अलीउद्दीन खान, रविशंकर या फिर विलायत खान। तो यहाँ पर किसका जुड़ाव सितार के साथ नहीं है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अमीर खुसरो, रविशंकर और विलायत खान, इन तीनों का जो जुड़ाव है दोस्तों ये सितार के साथ रहा है। और यहाँ पर उस्ताद अलीउद्दीन खान है, इनका जो जुड़ाव है दोस्तों ये सितार के साथ नहीं रहा है। इनका जो जुड़ाव है दोस्तों ये सरोदवाद के साथ रहा है। कहाँ पर रहा है इनका जुड़ाव? सरोदवाद के साथ रहा है। यहाँ पर मैं आपको प्रमुख सबसे पहले सितार के साथ जुड़े व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको सरोद से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में शहनाई वादक के बारे में बताऊंगा, बांसुरी वादक के बारे में बताऊंगा, तबला वादक के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सितार वादक के बारे में ही प्रश्न पूछे। तो सबसे पहले सितार के साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो प्रमुख सितार वादक व्यक्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। बंदे हसन, उमा शंकर, निखिल शर्मा, शहीद परवेज, विलायत खां और पंडित रविशंकर। ये जो 5 मैंने आपको नाम बताए हैं प्रमुख सितार वादक व्यक्ति हैं। और अब बात करते हैं सरोद वादक। जो सरोद वादक व्यक्ति हैं उसमें अमजद अली खां हैं, अलाउद्दीन खां हैं, हाफिज़ अली खां हैं, विश्वजीत राय है और जरीन दारूवाला है। ये 5 व्यक्ति जो मैंने आपको बताए हैं ये सरोद वादक
के से जुड़े व्यक्ति हैं। और अब बात करते हैं शहनाई वादक। यहाँ पर देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं एग्जाम में सितार के साथ जुड़ा व्यक्ति के बारे में पूछिए, यहाँ पर आपको किसी भी वादक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो प्रमुख है उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख शहनाई वादक में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। हुसैन अहमद खां, बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर और जगन्नाथ, दोनों ही एक ही नाम है, सॉरी, दयाशंकर जगन्नाथ, ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं ये प्रमुख शहनाई वादक हैं। और अब बात करते हैं प्रमुख बांसुरी वादक के बारे में। इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं जो प्रमुख है। एन नीला, टी.आर. महालिंगम, वी कुंजमणि, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और राजेंद्र प्रसन्न, ये 6 नाम प्रमुख बांसुरी वादक के अंतर्गत नाम आते हैं। अब बात करते हैं तबला वादक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर 9-10 नाम मैं आपको बताऊंगा प्रमुख तबला वादक के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पहला नाम है सुखविंदर सिंह का, नरेंद्र शर्मा का, अल्लाह रकबा खां, ललित खां, जाकिर हुसैन, रुद्र कोई महाराज, फयाज खां, किशन महाराज और रुद्र कोई, ये 9 नाम दोस्तों प्रमुख तबला वादक के बारे में है। तो जितने भी नाम मैंने आपको बताए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी आपको टाइम मिले आप इनको याद कर लेना। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी याद कर लेना है। ये सभी सुपर टेट को ध्यान में रखकर ही ये वीडियो और प्रश्नों को लिया गया है। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न है हमारा, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। यहाँ पर देखिए ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ पूछा गया है, क्या है। आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, देश के कुल वन क्षेत्र, देश के वन आच्छादन का विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति या फिर उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एग्जाम में इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ होता है वो प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना होता है। तो यहाँ पर प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 9वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। यहाँ पर देखिए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट आपको बताना है। यहाँ पर एक जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है और दूसरा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में पूछा गया है। ऊन है, पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक है या फिर नायलॉन है। सबसे पहले जानते हैं कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता क्या है। तो ये जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं ये वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। अब अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा ऊन होगा। जैसे कि ऊन हुआ, जो आपके घर से सब्जी के फल होते हैं, सब्जी के जो छिलके होते हैं, साथ में पेपर, ऊन, पत्तियां होते हैं, सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। या आसानी से अपघटित हो जाते हैं, सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। लेकिन जो पॉलीथीन बैग होते हैं, प्लास्टिक होती हैं, नायलॉन होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के अंतर्गत आएंगे। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है और कौन अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर पहला वाला होगा। तो यहाँ पर अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। टोटल 10 प्रश्न लिए हैं, लेकिन टोटल 10 प्रश्नों को आपको, जैसे कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ उसमें किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न पूछ ले तो आप गलत नहीं करेंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों को मैंने रखा है और आपको समझाया है। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी। यहाँ पर देखिए लेगून झील के बारे में पूछा है, कौन सी है, डल झील है, चिल्का झील है, उलर झील है या फिर मानसरोवर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए चिल्का झील। याद रखिएगा यदि एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है तो वो भी चिल्का झील है, या फिर भारत की प्रसिद्ध लेगून झील के बारे में पूछे तो वो भी चिल्का झील ही है। याद रखिएगा एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है तो वो है चिल्का झील। और यहाँ एक खारे पानी की झील है और ये रामसर आदर भूमि सूची के अंतर्गत चिल्का झील को 1981 में शामिल किया गया था। याद रखिएगा एग्जाम में पूछे कि रामसर आदर भूमि
भूमि सूची के अंतर्गत चिल्का झील को कब शामिल किया गया था? तो ये 1981 में इसको शामिल किया गया था। अब बात आती है कि चिल्का झील है कहाँ पर स्थित है? तो जो चिल्का झील है दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। साथ में आपको डल झील, वुलर झील और मानसरोवर के बारे में भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए जो डल झील है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ये ताजे पानी की झील है। उलर झील की बात करें तो जो उलर झील है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उलर झील यदि एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो वो उलर झील है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं मानसरोवर की। तो जो मानसरोवर झील है दोस्तों ये तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील, यहाँ पर देखिए झीलों की बात हो ही रही है तो 2-3 प्रश्न और मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे कि यदि एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है तो वो है सामर झील। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। वैसे ही अपोजिट में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है तो वो है सामर झील। कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील। साथ में यदि पूछे एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो ये है गोविंद सागर झील। याद रखिएगा गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। तो जो भी मैं आपको 10 प्रश्नों के बारे में जानकारी दी हुई है वो सभी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।